नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य सिंह हिंदी की दुनिया के इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों दोस्तों, उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और बहुत ही अच्छे से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। देखिए, वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, काफी लंबे समय बाद हम वापसी किए। वापसी के मीन्स के बीच में कुछ चीजें थी जिस वजह से वीडियो बन नहीं पा रही थी, इसके लिए आप सभी से मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। लेकिन आप इस बात को जान लीजिए, ये जो हिंदी की दुनिया पे एक नई पहल शुरू की गई है, यानी इंडिया के सभी बच्चों तक हिंदी व्याकरण को एक अच्छे और स्पष्ट रूप से लेके जाना, ये पहल जारी रहेगा। थोड़ा सा गैप होगा, थोड़ी सी चीजें डीले होंगी, लेकिन ये प्रयास जारी रहेगा अंत तक, जब तक हमारे सारे बच्चे, हमारे इंडिया के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने मेरे दोस्त मित्र हैं, आप सभी तक ये वीडियो पहुंचे। तो ये प्रयास है और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा, चाहे कितना भी समय हो, कुछ समय बाद वीडियो आए, लेकिन ये प्रयास है और ये प्रयास हमेशा जारी रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिले हुआ था, इसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे होंगे, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस साल क्लास 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, ठीक है, जितने भी मेरे भाई बहन 10th में जाने वाले हैं, आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहां भी रहिए अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, चीजों को सीखिए। देखिए, लाइफ में कभी न कभी एक समय आएगा, एक एज ग्रुप होगा हमारा, जहां हमें थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ाई को लेना पड़ेगा। मजाक मस्ती के लिए पूरा जीवन हमारे पास पड़ा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जीवन में एक ऐसा एज ग्रुप होगा, एक ऐसा समय होगा, चाहे 18 से 19, चाहे 20 से 22, चाहे 24 से 25, एक ऐसा समय होगा जहां हमें गंभीरता से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उस 1-2 साल के गंभीरता से जो हम पढ़ाई करेंगे, वो गंभीरता से की हुई पढ़ाई हमको सफलता दिलाएगी। तो चलिए आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा देखिए मित्र, हमारा क्रिया पाठ चल रहा था और क्रिया पाठ में हम क्रिया पार्ट 2 तक हमने कवर आउट कर लिया था। क्रिया पार्ट 2 तक हमने क्रिया को पढ़ा था। 2 क्लास में हमारा खंडन विभाजित था, क्लास हमारा विभाजित था और आज क्रिया पार्ट 3 में हम आ चुके हैं। क्रिया का थोड़ा सा जो अध्याय है, थोड़ा बड़ा इसलिए कि उसमें बहुत कुछ सीखने की चीजें। हमने अब तक संज्ञा पढ़ा, हमने अब तक सर्वनाम पढ़ा, हमने बहुत ही अच्छे से बारीकी से हमने चीजों को पढ़ा और उसके बाद फिर हम आ चुके हैं क्रिया पे। और क्रिया में भी क्रिया पार्ट 1 हमने पढ़ा, क्रिया पार्ट 2 पढ़ा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया पार्ट 3। लेकिन उसके पहले पूर्व अध्याय, यानी पहले के अध्याय में, यानी मैं क्रिया पार्ट 2 की क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया था, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने चलिए सभी लोग पहले जुड़ जाइए सभी लोग, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। पूर्व अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ा था, ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया मैंने बताया था कि वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाए, किसी अन्य व्यक्ति से करवाए। और हमने बहुत ही अच्छे उदाहरणों के माध्यम से, बहुत ही अच्छे हमने एग्जाम्पल के माध्यम से हमने द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को सीखा था, समझा था। बताएंगे, इतनी बात समझ में आई थी। उसके बाद फिर हम इसके बाद जस्ट आए थे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, मैंने आपको बताया था। पहला क्या है? अकर्मक क्रिया, दूसरा क्या है? सकर्मक क्रिया। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, हमने अकर्मक और सकर्मक क्रिया को भी बहुत बेहतरीन ढंग से सीखा था। हमने अकर्मक और सकर्मक क्रिया को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखा था और जाना था। अकर्मक क्रिया क्या होता है? बोलेंगे वह क्रिया, वह वाक्य जिसमें कर्म नहीं होता है, केवल कर्ता और क्रिया की सहायता से वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य बनता है। और हमने सकर्मक क्रिया में क्या पढ़ा था कि वह वाक्य जहां कर्ता कर्म, यानी जहां कर्म हो, जहां कर्म हो, सकर्म यानी कर्म के साथ, सकर्म यानी कर्म के साथ, यानी जो क्रिया वहां बनेगी उसमें कर्म भी मौजूद रहेगा। इतना हमने अब तक, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, अब तक अपना हमने पढ़ लिया था। आज हम क्रिया पार्ट 3 में इसके आगे पढ़ेंगे और इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कि हमने अकर्मक क्रिया पढ़ा, सकर्मक क्रिया पढ़ा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के भी भेद। जी हाँ, सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए। ये पूर्व अध्याय यानी क्रिया पार्ट 2 की चीजें थी जो मैंने पढ़ा दिया था। अब हम क्रिया पार्ट 3 में सकर्मक क्रिया के भेद से पढ़ना शुरू करेंगे। बताइएगा, इतनी बात समझ में आई थी? उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। तो मैं चल रहा हूँ उसको मिटाने, फिर आज के हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के भेद, ठीक है। सकर्मक क्रिया के भेद लिखेंगे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, सकर्मक क्रिया के भेद लिखेंगे। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं बताएंगे? बोलेंगे सर सकर्मक क्रिया के होते हैं 2 भेद।
सकर्मक क्रिया वह वाक्य जहां कर्म भी मौजूद हो, जहां कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो। जहां कर्म हो, जिस वाक्य में कर्म की मौजूदगी हो, वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाएगी। पहली पहचान। और इसके दूसरी पहचान मैंने बताया था, कर्ता और क्रिया के बीच में हम जब वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, और जब क्या लगाकर प्रश्न करेंगे और वाक्य का जवाब मिलेगा तो मेरे मित्र वो सकर्मक क्रिया कहलाएगा। इतनी भी मैंने आपको पहचान सकर्मक क्रिया की बताई थी, और उम्मीद करता हूं अगर आप क्रिया पार्ट 2 देखे होंगे तो बेहतरीन ढंग से आज आप मेरे इस क्लास को समझेंगे। और मेरे भाई बहन, अगर आप मुझे पहली बार सीधे क्रिया पार्ट 3 में देख रहे हैं तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, आपको क्लास यहाँ से कुछ नहीं समझ में आने वाला। अगर आपको समझना है तो आप क्रिया पार्ट 1 जाइए, देखिए, क्रिया पार्ट 2 जाइए, और इन दोनों वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट क्रिया पार्ट 3 देख रहे हैं तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप जाइए क्रिया पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, देन आपको 3 समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्या है? पहला है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। लिखेंगे एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। यह क्या है? सकर्मक क्रिया का पहला भेद है। क्या है बताएंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे, सकर्मक क्रिया का क्या पहला भेद है। दूसरा भेद द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक। लिखेंगे द्विकर्मक, माफ करिए मैंने क्रिया नहीं लिखा, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, यह सकर्मक क्रिया के भेद। कितने भेद? 2। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ये किसके भेद है बताएंगे? सकर्मक क्रिया के भेद। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम इनको भी आज सीखेंगे और समझेंगे और खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। पहला भेद हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा के वापस में यहाँ लिखूंगा। ठीक है, आप ये जान लीजिए सकर्मक क्रिया के 2 भेद। पहला एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। बोलेंगे सर होता क्या है? धैर्य रखो, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको मिटा दो। ठीक है, देखिए, देखेंगे, लिखेंगे एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, यह सकर्मक क्रिया का पहला भेद। यह सकर्मक क्रिया का पहला भेद क्या होता है मित्र? क्या होता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया? लिखेंगे वह वाक्य जिसमें बड़ी सिंपल सी परिभाषा है इसकी। ठीक है, और हम शुरू से ही हम इस बात का हमारा प्रयास रहा है कि किसी भी टॉपिक को लिखेंगे उसके परिभाषा के माध्यम से उसकी मूल चीजों को हम सीखेंगे। ठीक है, वह वाक्य जिसमें कर्म की मौजूदगी, वह वाक्य जिसमें कर्म की मौजूदगी रहती है, वह वाक्य जिसमें कर्म की मौजूदगी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए बच्चों? एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे भी अच्छे से। एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, ये हो गई इसकी परिभाषा। क्या लिखा मैंने परिभाषा में? एक कर्मक सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का पहला भेद। पहली चीज मैंने आपको ये बताई। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई बच्चों? कि एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते किसे? तो मैंने इसकी परिभाषा लिखवाई कि वह वाक्य जिसमें एक कर्म हो, यहाँ पे एक नहीं लिखा मैंने। वह वाक्य जिसमें एक कर्मक सकर्मक क्रिया, नाम से ही पता चल रहा है कि सकर्मक क्रिया में एक ही कर्म होगा। यहाँ से देखिए, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, यानी यहीं से पता चल पा रहा है कि सकर्मक क्रिया में एक ही कर्म होगा। यानी वह वाक्य जहां केवल एक ही कर्म हो वह कहलाएगा एक कर्मक सकर्मक क्रिया। अब बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है कि एक कर्म हो? तो हम उदाहरण के माध्यम से चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण में ये भी लिख देता हूं आपको। ठीक है, पहला जैसे राम ने खाना खाया। ठीक है,
मेरे मित्र, जब मैंने आपको क्रिया पार्ट 2 पढ़ाया था, मैंने जब आपको क्रिया पार्ट 2 पढ़ाया था, या फिर शायद मैंने एक क्रिया पार्ट 1 पढ़ाया था, मुझे याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने आपको इन क्रिया के दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट के किसी एक क्लास में मैंने आपको वाक्य का निर्माण पढ़ना सिखाया था। वाक्य के निर्माण में हमने जाना था कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, और वाक्य में इनको खोजते कैसे हैं। इंग्लिश ग्रामर के बच्चों के लिए बताया था कि कर्ता कर्म इंग्लिश में हम कहते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है। राम ने खाना खाया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम वाक्य में, हमने वाक्य के निर्माण में हमने क्या बताया था कि कर्ता कर्म क्रिया इन 3 चीजों की सहायता से वाक्य का निर्माण होता है। मैंने ये भी आपको बताया था कि कर्ता क्या होता है कि वाक्य में जो कार्य कर रहा होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। मित्र, कर्ता किसे कहते हैं? बोलेंगे भैया आपने बताया था कि वह कर्ता उसे कहते हैं जो वाक्य में कार्य करता है। दूसरी चीज मैंने आपको कर्म बताया था, उस वाक्य का विषय होता है। तीसरी चीज मैंने आपको क्रिया बताई थी, जो कार्य हो रहा होता है वाक्य में, हंसना, रोना, नाचना, सोना, पीना, ये सब क्या है? कार्य है, कार्य होने को दर्शा रहे हैं। सोना, सोने का कार्य हो रहा है, हंसना, हंसने का कार्य हो रहा है ना। आ जाइए, उम्मीद करता हूं आप बेहतरीन ढंग से समझोगे और मैं चीज आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि मैंने कर्ता कर्म क्रिया अच्छे से आपको समझा दिया। ठीक है। राम ने खाना खाया। अब हम हमारा परिभाषा का नियम क्या कह रहा है कि हाँ जी, वही सकर्मक क्रिया, वही सकर्मक क्रिया जिसमें केवल एक कर्म हो, वह एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। पहली चीज, सकर्मक क्रिया होता क्या कि उसमें कर्म होने चाहिए। दूसरी चीज, और एक कर्म जहां होगा वह एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब देखते हैं, मैंने एक उदाहरण लिखा, उदाहरण के माध्यम समझते हैं। बताइए, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। अब इस वाक्य में कौन कार्य कर रहा है? इस वाक्य में कौन कार्य कर रहा है? बोलेंगे जी, बोलेंगे सर इस वाक्य में राम काम कर रहा है। माफ करिएगा, मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा सा माफी चाहता हूं। तब तक आप लिख के प्रयास करिए एक कर्म को खोजने का। ठीक है। उम्मीद करता हूं एक कर्म को आप खोजेंगे। ठीक है। इंक खत्म हो जाती है चलते चलते, है ना। इंक हमारा अक्सर साथ छोड़ देती है, पर कोई ना, उम्मीद करता हूं आप समझेंगे, है ना। चलिए आ जाइए। चलिए आ जाइए टॉपिक पे। राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। बताइए वाक्य में कार्य कौन कर रहा है? बोलेंगे सर राम ने खाना खाया। राम यहाँ पे क्या कर रहा है? खाना खाने का कार्य कर रहा है। और जो वाक्य में कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? बोलेंगे उसे हम कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। बताइए, ये बात मैंने बताई कि नहीं? बोलेंगे हाँ भैया ये आपने बात बताई थी। ठीक है। राम ने खाना खाया, राम ने क्या किया? कौन सा यहाँ पे कार्य किया? खाना खाने का काम किया है। तो खाया क्या है? खाया हमारा क्या है बताइएगा? खाया, उसने खाने का कार्य ही तो किया। खा यहाँ पे मूल धातु है, और मूल धातु में जब ना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मूल धातु में जब ना जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा क्रिया। और खा क्या है? एक मूल धातु, अगर इसमें हम ना जोड़ेंगे तो मित्र यहाँ पे बन जाएगा खाना क्या? क्रिया। ठीक है। और ये मूल क्रिया का एक सहायक रूप है। तो खाया भी क्या है? एक क्रिया है, एक क्रिया है। ठीक है। अब बचा क्या हमारा बीच में? अब बचा क्या? खाना। खाना क्या है मेरे मित्र? कर्म है। कर्ता, कर्म और क्रिया। देखिए इन 3 चीजों की सहायता से वाक्य बना, और इसमें एक कर्म है, इसीलिए मेरे मित्र यह कहलाएगा एक कर्मक सकर्मक क्रिया। बोलेंगे एक कर्मक सकर्मक क्रिया इस वाक्य में। और ये जो ने है, यह एक कारक विभक्ति है जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है। यह मैं बात तब बताऊंगा आपको जब मैं कारक अध्याय हम पढ़े रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है। तो देखिए राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। खाया क्या हो गया? क्रिया हो गई, है ना। अब खाना में जो इस वाक्य में कर्म कौन सा है? एक ही है, खाना। एक ही है कर्म, वो है खाना। क्या है? एक ही कर्म है। और जब वाक्य में एक कर्म की मौजूदगी रहेगी तो वह कहलाएगा एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है। अब पहले ये तो आपने बता दिया, बोलेंगे आप तो ये तो आपने बता दिया कि हाँ वाक्य में जब एक कर्म रहेगा तो सकर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। पहले ये बताइए यह सकर्मक क्रिया है भी या नहीं, इस बात की भी पुष्टि कर लेते हैं। राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। मैंने आपको पहले इसकी पहचान क्या बताई थी कि वाक्य में हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर वाक्य का जवाब मिला, ठीक है, अगर वाक्य का जवाब मिला तो वह सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और मैंने बताया था आपको क्या कहाँ पे लगाना है? कर्ता और क्रिया के मध्य में, कर्ता और क्रिया के मध्य में क्या लगाना है? क्या लगाना है? तो हमें कर्ता भी मिल चुका है, हमें क्रिया भी मिल चुका है। अब इसके मध्य में जो कुछ भी है हम उसको मिटा के हम
क्या लगाएंगे। अब हम उसके बाद वाक्य को पढ़ेंगे। राम ने क्या खाया, राम ने क्या खाया मित्र, याद करिए उस दिन को, उस क्लास को, जब मैंने बताया था आपको कि सकर्मक क्रिया की पहचान जब वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, और जब वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करेंगे और जब जवाब मिलेगा, जब उस वाक्य का उस सवाल करके जब हम सवाल करेंगे जवाब मिलेगा, और जवाब अगर मिला तो वह सकर्मक क्रिया, जवाब नहीं मिला तो वह कर्मक क्रिया। राम ने क्या खाया, अरे भैया हो सकता है राम ने खाना खाया हो सकता है फास्ट फूड खाया हो सकता है खाने की कोई भी चीज खाया हो, राम ने कुछ तो खाया होगा। जवाब मिला कि नहीं, जवाब मिला कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल जवाब मिला। तो जवाब मिला तो यह कहलाएगा सकर्मक क्रिया। और राम ने यहाँ पे क्या खाया है बताइए, राम ने यहाँ पे क्या खाया है, बोलेंगे राम ने तो खाना खाया। देखिए जवाब भी इसी वाक्य में लिखा हुआ है, कहीं कहीं नहीं लिखा होता, लेकिन फिर भी सवाल करेंगे जवाब मिला। खाना खा सकता है भैया, फास्ट फूड खा सकता है, खाने की कोई भी चीज खा सकता है ना। राम ने अमरूद खाया, राम ने सेब खाया, राम ने केला खाया, खाने वाली चीज ही तो खा रहा है। जवाब मिला, सकर्मक क्रिया है, एक कर्म है, और यह एक कर्मक सकर्मक क्रिया भी है। यही आपको पहचान करनी है। सकर्मक क्रिया के हम भेद पढ़े हैं, और पहला भेद हमने पढ़ा एक कर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है। उसको उदाहरण में लीजिए, राम ने खाना खाया। चलिए अन्य उदाहरण के माध्यम से भी प्रयास कर लेते हैं, है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ एक कर्मक सकर्मक क्रिया बेहतरीन ढंग से आप समझे होंगे। क्या होता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया, कि वह सकर्मक क्रिया, वह वाक्य जहाँ पे एक कर्म की मौजूदगी होती है, वह एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। इसके लिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं क्या, कि हरीश ने बच्चों को पढ़ाया, हरीश ने बच्चों को पढ़ाया। ये मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, ठीक है। अब देखते हैं फिर से वही चीज, हरीश ने बच्चों को पढ़ाया। इस वाक्य में पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है बताइए, इस वाक्य में पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है। बताएंगे हरीश ने बच्चों को पढ़ाया, बोलेंगे यहाँ पे सर बच्चों को पढ़ाने का काम तो हरीश ने कर रहा है, तो हरीश क्या हो जाएगा हमारा बताइएगा, हरीश क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। बताइए अब आप कर्ता ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं, अब आप कर्म ढूंढ पाएंगे कि नहीं, अब आप क्रिया ढूंढ पाएंगे नहीं। बोलेंगे हाँ सर, हाँ भैया, अब हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, अब क्या हमें बताने का, क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अब हम कर्ता कर्म क्रिया अब हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। हरीश ने बच्चों को पढ़ाया, इस वाक्य में कार्य कौन कर रहा है पढ़ाने का, बोलेंगे सर हरीश, ठीक है। हरीश ने बच्चों को पढ़ाया, हरीश ने कौन सा कार्य किया, हरीश ने कौन सा कार्य किया, बोलेंगे सर पढ़ाने का कार्य किया। पढ़ एक क्या है, मूल धातु है। अब पढ़ में जब क्या, पढ़ क्या एक मूल धातु, पढ़ में जब ना जोड़ेंगे तो बन जाएगा पढ़ना। और पढ़ना क्या है मेरे मित्र मेरे भाई, पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, और एक क्रिया का क्या एक सहायक रूप है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्रिया भी मिल चुकी, ठीक। अब बचा क्या हमारा बच्चों क्या हो जाएगा हमारा कर्म हो जाएगा। हरीश ने क्या पढ़ाया, हरीश हो सकता है मैथ गणित कुछ भी पढ़ा रहा हो, कर्ता कर्म क्रिया। देखिए इस वाक्य में केवल एक कर्म है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, जब वाक्य में ये क्या कहलाएगा, जब वाक्य में एक कर्म होता है तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाता है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाता है। सकर्मक क्रिया की पहली पहचान ही होती है कि जब वाक्य में कर्म की मौजूदगी हो तो वही सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब जिस वाक्य में जरूरी नहीं कि एक ही कर्म हो, जरूरी तो नहीं कि एक ही कर्म हो, एक से अधिक भी होगा, तो जब एक से अधिक होगा तो उसका दूसरा भेद है, उसमें इस बात की व्याख्या की गई है कि हाँ जब एक से अधिक जहां कर्म होगा जिस वाक्य में, वह द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। और यह जहां इस वाक्य में एक कर्म की मौजूदगी होगी मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरे भाई बहन, वह एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। बार बार यही बात बता रहा हूँ, बार बार यही समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। कर्ता कर्म क्रिया, देखिए कर्म बस एक है। ये जो अब कितनों को डाउट आ रहा होगा, कितने मेरे मित्रों को डाउट आ रहा होगा कि सर ये सब क्या है, यह बेटा क्या है, यह कारक विभक्ति चिन्ह है, यह संज्ञा सर्वनाम के साथ कारक अपने संबंध को जोड़ता है और वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है। ये मैं तब बताऊंगा, धैर्य रखिए, मैं तब बताऊंगा आपको। बहुतों को डाउट आ रहा होगा सर ये भी तो है, यह कारक विभक्ति चिन्ह है जो इन वाक्यों के साथ संबंध को जोड़ते हुए वाक्य की स्पष्टता को बता रहे हैं, वाक्य को स्पष्ट कर रहे हैं, वाक्य को सार्थक बना रहे हैं। तो ये कारक विभक्ति चिन्ह है। कौन से कारक विभक्ति चिन्ह है, ये जब मैं आपको कारक अध्याय पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, है ना। डाउट नहीं करना, भ्रम में नहीं रहना, चीजों को बहुत ही आहिस्ता से बहुत ही धैर्यपूर्वक सीखते हुए चलना है, ठीक है। हरीश ने बच्चों को पढ़ाया। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताइएगा, तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है,
राम ने राम ने राम ने रोटी राम ने रोटी खाई। कौन कौन कार्य कर रहे थे? अब जल्दी से आएंगे। कौन कार्य कर रहे हैं इस वाक्य में? बताइए कौन कार्य कर रहा है? राम ने रोटी खाई, कौन कार्य कर रहा है? राम ही तो कर रहा है, राम ही तो कर रहा है। तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। खाई, खाई क्या है? राम ने रोटी खाया। राम ने क्या किया? खाने का कार्य किया, खाने का कार्य किया, खाने का कार्य किया। ठीक है, ये हमारा कर्ता हो गया, ये हमारा क्रिया हो गया। कर्ता कौन होता है? बोलेंगे, बताया था ना कि जो वाक्य में कार्य करता है। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया, और उसने क्या किया? खाने का कार्य किया। खाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। अब हमारा क्या बचा? अब हमारा क्या बचा बताइए? अब हमारा रोटी बचा। रोटी क्या है? हमारा कर्म है। ये हमारा क्या है? कर्ता है। बताइएगा, कर्ता, कर्म, क्रिया। बताइए, हमने 3 उदाहरण लिए और तीनों उदाहरण को बेहतरीन ढंग से समझा। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया। वाक्य में केवल एक कर्म की मौजूदगी है, तो यह भी किसका उदाहरण होगा? यह भी किसकी पहचान होगी? एक कर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान होगी। किसकी पहचान होगी? एक कर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान होगी। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक कर्मक सकर्मक क्रिया को समझे होंगे, सीखे होंगे। उम्मीद करता हूं कि सकर्मक क्रिया का पहला भेद, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखे होंगे, समझे होंगे, और आप इसको आप भूलने वाले नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। सकर्मक क्रिया के हम दूसरे भेद को पढ़ते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया के हम दूसरे भेद को पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, एक बार देख लीजिए, है ना? एक बार देख लीजिए। उम्मीद करता हूं मेरे साथी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। बताएंगे, कमेंट करेंगे, और कमेंट कर दिया कि अगर आप मेरे वीडियो थोड़ा सा भी गंभीरता से देखते हैं, ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हो थोड़ा सा गंभीरता से देखते हैं, और आपको किसी भी टॉपिक पे आप शुरुआत के 5 या 10 मिनट पे आपको कोई बात समझ में नहीं आई, आप प्लीज कमेंट करिए। जेन्युइन कमेंट का, आपके जेन्युइन सवाल का बिल्कुल मैं जवाब देता हुआ मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। ठीक है, ये बात हर बार कहता हूं और इस बार भी मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो उसको मैं मिटा रहा हूं। अब इसके हम दूसरे भेद को पढ़ते हैं। अब इसके हम दूसरे भेद को पढ़ते हैं। और दूसरा भेद हमारा क्या था मित्र? दूसरा भेद हमारा क्या था इसका? द्विकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक, माफ करिएगा, द्विकर्मक लिखेंगे, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, यह क्या है? यह सकर्मक क्रिया का दूसरा और अंतिम भेद है। यह क्या है? सकर्मक क्रिया का दूसरा और अंतिम भेद है। ठीक है, क्या होता है सर? से एक कर्मक सकर्मक क्रिया में हमने पढ़ा था, जिस वाक्य में एक कर्म की मौजूदगी हो, जिस वाक्य में एक कर्म की मौजूदगी हो वो एक कर्मक सकर्मक कहलाएगी। और जिस वाक्य में 2 कर्म हो, हाँ, जिस वाक्य में 2 कर्म हो, 2 कर्म हो, क्या कहलाएगा? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि वह वाक्य, चलिए मैं ऐसे लिखता हूं, जिस वाक्य में, लिखेंगे परिभाषा इसकी लिखिए, जिस वाक्य में 2 कर्म, जिस वाक्य में 2 कर्म रहता है, जिस वाक्य में 2 कर्म रहता है उसे लिखेंगे, जिस वाक्य में 2 कर्म रहता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए? उसे हम द्विकर्मक सकर्मक क्रिया द्विकर्मक सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में 2 कर्म रहता है उसे हम द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। हमने कर्ता को भी मित्र अच्छे से समझा, हमने कर्म को भी अच्छे से समझा, हमने अपने क्रिया को भी अच्छे से समझा, हमने वाक्य में इनकी पहचान को भी अच्छे से समझा। अब जिस वाक्य में 1 कर्म हो या 2 कर्म हो, मित्र दोस्त, उम्मीद करता हूं कि आप जो भी पैमाने बताए होंगे उनको पकड़ने के लिए, आप उन पैमानों के आधार पर पकड़। ठीक है, तो अब हम उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम उन 2 कर्मों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण क्या हो सकता है? कवि ने कविता, माफ करिएगा लेते हैं। आइए देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, मालिक ने लिखेंगे, ठीक है, लिखिए नहीं, पहले आप समझिए, इसको लिखना नहीं, समझिए आप। मालिक ने नौकर से, ठीक है, थोड़ा सा नीचे का, मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलवाई, ये हो गया। मालिक ने नौकर से, ठीक है, मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलवाई, ये पहला उदाहरण हमने लिया द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है। आप समझते हैं इस वाक्य में कार्य कौन कर रहा है, मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलवाई, मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलवाई। अब यहाँ पे कार्य कौन करवा रहा है, मालिक करवा रहा है। कार्य कौन कौन कर रहा है, नौकर कर रहा है, ठीक है। और कार्य हो क्या रहा है, धुलवाने का कार्य हो रहा है। इस वाक्य में कौन सा कार्य हो रहा है, कर्ता कौन है, मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलवाई, ठीक है। मालिक यहाँ कार्य करवा रहा है, ठीक है, नौकर यहाँ पे कार्य कर रहा है, नौकर क्या हो गया, कर्ता हो गया। ये एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करा रहा है। देखिए आप वाक्य पढ़िए, मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलवाई। मालिक क्या है, मालिक प्रेरणा दे रहा है, मालिक उसको बता रहा है कि तुम गाड़ी धुलो। मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलाई, नौकर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे कर्ता की भूमिका में है, गाड़ी, ठीक है। मालिक ने नौकर से गाड़ी क्या किया, उसने धुलवाया, ठीक है। मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलवाई। धुलवाना क्या हो गया हमारा, एक कार्य हो गया। धुलवाना क्या हो गया हमारा, एक कार्य हो गया, ठीक है। मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलवाई। चलिए आ जाए वापस, थोड़ा सा आपसे माफी चाहता हूँ डिस्टरबेंस के लिए, है ना। थोड़ा सा कुछ लोग आए हुए थे, उनको मैं कुछ बातें थी उनको बता रहा था, ठीक है। तो आ जाए, एक बार हमने क्या बताया था, ठीक है, एक बार हम मिटा लेते हैं इसको, फिर एक बार अच्छे से एग्जाम्पल इसके समझते हैं, ठीक है। उसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चीजें तो इतनी होती रहती, ठीक है, उम्मीद करूंगा आप समझेंगे। तो मैंने द्विकर्मक सकर्मक क्रिया मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। और क्या होता है कि जिस वाक्य में दो कर्म की मौजूदगी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। इतनी मैंने आपको बात बताई। हमने सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद, हमने पहला भेद पढ़ा एक कर्मक सकर्मक क्रिया, फिर दूसरा हमने पढ़ा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, और हमने जाना कि जिस वाक्य में दो कर्म रहता है वो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसके उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे मैंने पहला ही क्या लिखा था वही लेते हैं, मालिक है ना भाई, मालिक ने लिखेंगे, मालिक ने समझेंगे, मालिक ने लिखते लिखते समझेंगे, मालिक ने नौकर से गाड़ी। थोड़ा सा कुछ लोग आ जाते हैं, पढ़ाने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मेरा ध्यान कैमरे से एक अलग एंगल में था, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो उसके लिए आप इतना तो समझदार है, समझेंगे मेरी बातों को। मालिक ने नौकर से गाड़ी क्या किया है भैया, धुलवाई, ठीक है, समझेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई थी, क्या मिस्टेक हुई थी देखते हैं। मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलवाई। कर्ता कर्म क्रिया वाक्य में तीन ही चीज होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। और इसमें कार्य कौन करवा रहा है, मालिक करवा रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्रिया, मैंने आपको कर्ता इसको बताया था, गलत बता रहा था, ठीक है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गया था। यहाँ पे कार्य कौन करवा रहा है, मालिक करवा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कर्ता हो गया, ये प्रेरणा दे रहा है करने का, है ना। मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलाई, कर्ता हमारा ये है, और क्या करवा रहा है, मालिक क्या करवा रहा है, गाड़ी धुलवा रहा है, तो धुलवाना या धुलना, ठीक है। धुल क्या है, यहाँ पे मूल धातु है, यहाँ पे मूल धातु है, ठीक है। देखिए धुलना, अब धुलना क्या हो गया, कार्य हो गया। हो सकता है कार धुल रहा हो सकता है साइकिल धुल रहा हो सकता है बाइक धुल रहा हो, ठीक है। कर्ता कौन है, मालिक है, और कर्ता क्या कार्य करवा रहा है, मालिक क्या कार्य करवा रहा है, कार धुलवाने का, गाड़ी धुलवाने का ही तो कार्य कर रहा है, गाड़ी धुलवाने का ही तो कार्य कर रहा है। अब इसके अलावा वाक्य में जो बच गया है वो हमारा कर्म कहलाएगा। पहला कर्म हमारा क्या है, नौकर है, पहला कर्म क्या है हमारा, नौकर है। देखेंगे दूसरा कर्म हमारा क्या है, बताइएगा, दूसरा कर्म क्या हमारा, गाड़ी है,
है ना। दूसरा देखिए, दो दो कर्म है, हमने अब तक एक एक कर्म पढ़े, अब हम वाक्य में दो दो कर्म पढ़ेंगे। आज जिस वाक्य में दो कर्म होगा बताएंगे आप, उसको हम क्या कहेंगे, बोलेंगे हाँ भैया अभी आपने बताया था, उसे हम कहेंगे द्विकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। हाँ कर लेना अपना, ठीक है। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है। मालिक ने नौकर से गाड़ी धुलवाई, कौन कार्य करवा रहा है इसमें? कर्ता। कर्ता कौन है? मालिक है। मालिक क्या करवा रहा है? गाड़ी धुलवाने का कार्य करवा रहा है। तो जो वाक्य में कार्य करवाता है कर्ता, वो कौन होता है? कर्ता होता है, ठीक है। अब क्या किया है उसने? धुलवाने का कार्य किया। पहले हम कर्ता क्रिया को खोज के वाक्य को सेपरेट कर लेंगे और फिर हम आराम से कर्म को देखेंगे। फिर हमारा बचा वाक्य में नौकर और गाड़ी, और नौकर और गाड़ी क्या है? दोनों ही क्या है? वाक्य में कर्म है। और जिस वाक्य में दो कर्म होता है मित्र, मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, वह क्या जाएगा? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। हो सकता है मैं बातों को दो बार दोहराऊं, वाक्य में 3 बार रिपीट करूं, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आपको मूल बातें आपके दिमाग में बैठा दूं, आपको मूल बातें अच्छे से सिखा दूं, ठीक है। वाक्य में चीजों को थोड़ा रिपीट करता हूं और कभी बहुत ही ज्यादा रिपीट कर देता हूं, तो इससे ज्यादा आपको परेशान नहीं होना, चीज आपको मैं समझाने के लिए चीज कर रहा हूं, है ना। आ जाइए, इसके हम अन्य उदाहरण भी लेते हैं और सीखते हैं। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। बताएंगे बताएंगे समझ में आया है कि नहीं? उम्मीद करता हूं बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आ जाइए, आगे आ जाइए और इसके अन्य उदाहरण भी लेते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण अन्य लेते हैं। क्या? पिता 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 पुत्र को, पिता पुत्र को कार, पिता पुत्र को कार, पिता पुत्र को कार सिखाता है, चलाना सिखाता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते, पिता पुत्र को कार, ये लिख देंगे तो संपूर्ण होगा। पिता पुत्र को कार बनाएंगे और आप भी बनाने का प्रयास करिए। आप भी अगर देख रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, तो आप भी पेन कॉपी लेके बैठे हो, वाक्य बनाने की कोशिश करिए जिसमें दो कर्म हो। पिता पुत्र को कार चलाना, कार चलाना सिखाता है, ठीक है। पिता पुत्र को कार चलाना सिखाता है। इसमें कार्य कौन करवा रहा है? ठीक है, पिता, ठीक है। और क्या क्या काम करवा रहा है? सिखा रहा है। क्या काम करवा रहा है? सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? गाड़ी चलाना, कार चलाना सिखा रहा है। और उस वाक्य में कर्म कौन कौन से बताएंगे? अब कर्ता, उम्मीद करता हूँ अब आप कर्ता और क्रिया अच्छे से वाक्य में ढूंढ ले रहे होंगे, अच्छे से आप खोज पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और वाक्य में हमारा क्या बचना? ये भी क्या, चलाना भी क्या है? चलना, चलना चलाना क्या है? कार्य ही है, ठीक है। वाक्य में हमारा दो चीज बचा, पुत्र, पुत्र और कार। ये दोनों क्या है हमारे? ये दोनों क्या है हमारे? ये दोनों क्या है हमारे? कर्म है। क्या है? कर्म है। पिता पुत्र को कार चलाना क्या करता है? सिखाता है। तो वाक्य में जब जहां दो कर्म हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। लीजिए भैया मैं एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, द्विकर्मक, द्विकर्मक द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बताएंगे इतनी अब तक पढ़ाई की बात आपको समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन ढंग से आपको मेरी इतनी पढ़ाई हुई बात समझ में आई। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे आगे, ठीक है। टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, अब आ जाते हैं। यह हमने सकर्मक क्रिया के दो भेद पढ़े, पहला एक कर्मक सकर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। और हमने दोनों ही भेदों में यह जाना कि जिस वाक्य में एक कर्म होता है उसे हम एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस वाक्य में दो कर्म होता है उसे हम द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। इतना हमने क्रिया पार्ट 3 के क्लास में अब तक पढ़ा। शुरुआत हमने सकर्मक क्रिया के भेद से की थी, जो अभी मैं खत्म कर रहा हूँ। अब इसके हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, अगर लिख रहे हो तो लिख लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है। और चीजों को समझते हुए चलिए, थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठा करिए, चीजों को बनाने का प्रयास करिए, उदाहरणों को बनाने का अपने से स्वयं प्रयास करिए, ठीक है। तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। आ जाइए, देख लीजिए, ठीक है। अब हम इसके अंतिम भेद को पढ़ेंगे। क्रिया में हम अंतिम टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और वो अंतिम टॉपिक क्या है? प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग लिखेंगे प्रयोग एवं संरचना, प्रयोग एवं संरचना लिखेंगे। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया
परियोग संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, लिखेंगे परियोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। बताएंगे कितना होता है, लिखेंगे मित्र, बोलेंगे कितना होता है, 6 भेद होता है। कितना भेद होता है, 6 भेद। आइए जानते हैं उन 6 भेदों को, आइए जानते हैं, सीखते हैं उन 6 भेदों को। पहला भेद कौन सा है बताइएगा, पहला भेद क्या है, बोलेंगे सर सामान्य क्रिया। क्या है, पहला भेद है सामान्य क्रिया। दूसरा भेद क्या है इसका, दूसरा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। लिखेंगे पूर्वकालिक क्रिया, लिखेंगे साथ साथ हमारे पूर्वकालिक क्रिया। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्रिया का अंतिम टॉपिक, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। और क्रिया के कितने भेद होते हैं प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, बोलेंगे 6। और हमने पहला लिखा सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा हम लिखने जा रहे हैं, तीसरा क्या लिखेंगे बताइए, संयुक्त क्रिया। क्या लिखेंगे, संयुक्त क्रिया। ठीक है, चौथा क्या होगा हमारा बताइएगा, नाम धातु क्रिया। ठीक है, पांचवा क्या होगा हमारा, बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, जो कि मैंने आपको शुरू में ये बात पढ़ाई थी। शुरू में आपको प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ाया था, बताया था ना, प्रेरणार्थक क्रिया अभी पढ़ लीजिए, फिर आगे भी आएगा जब हम प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। आप मित्र जाइए क्रिया पार्ट 1 देखिए। ठीक है, शुरुआत में ही मैंने आपको प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बताया था, है ना। इसके 2 रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ये भी मैंने आपको बताया था। और छठा और अंतिम क्या है हमारा, छठा और अंतिम क्या है हमारा, क्रिदंत क्रिया। क्या है, क्रिदंत क्रिया। यह हमारे 6 भेद हैं जो हमें आज इस क्लास में पढ़ने हैं। हो सकता है हम शुरू के 2-3 पढ़ पाए, और जो बच जाएगा उसे हम क्रिया पार्ट 4 में संपूर्ण तरीके से खत्म करेंगे, बेहतरीन ढंग से सीखते हुए खत्म करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि जब हम क्रिया, अब तक तो मैंने जो पढ़ा है उस विभाग पे भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छी समझ स्थापित कर चुके होंगे क्रिया पार्ट के खिलाफ, क्रिया को लेकर। क्रिया जो विषय है हमारा, क्रिया जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, आप इसको लेकर एक अच्छी समझ विकसित कर पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे, है ना। तो क्रिया पार्ट 3 में हम क्रिया के प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या मैंने लिखा, सामान्य क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया। यह 6 भेद किसके भेद माने गए हैं, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। बताएंगे इतनी बात समझ में आएगी, बताएंगे इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, आ जाइए देखते हैं, सामान्य क्रिया से शुरू करते हैं, हम सामान्य क्रिया से शुरू करते हैं। चलिए आ जाइए, आइए लिखिए सामान्य क्रिया क्या होता है भैया। लिखिए वह वाक्य जिसमें एक क्रिया, वह वाक्य जिसमें एक क्रिया हो, वह वाक्य जिसमें एक क्रिया हो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। वह वाक्य जिसमें एक क्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, कर्ता कर्म क्रिया बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे, आप इसको उदाहरण के माध्यम से लिखते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ही साधारण से इसमें वाक्य होंगे, बिल्ली भागी। बिल्ली क्या की है, बिल्ली कौन है, बिल्ली बोलेंगे कर्ता है। क्यों, क्योंकि बिल्ली इसमें क्या कर रही है, भागने का काम कर रही है। जो वाक्य में काम करता है उसे ही तो हम कर्ता कहते हैं। बिल्ली क्या है, कर्ता। बिल्ली ने क्या काम किया है, भागी है, वह भागने का, बोलेंगे भैया वो भागने का कार्य की है। तो बताइए क्रिया एक ही तो आपको दिख रही है, क्या 10 क्रिया दिख रही है, भागी है, नाची भी है, सोई भी है, दूध भी पी के भागी है, यहाँ 10 कार्य तो दिख नहीं रहे। तो जब वाक्य में एक कार्य दिखे तो वह सामान्य क्रिया की पहचान होगी। बहुत ही सिंपल से वाक्य होंगे। ठीक है, जैसे विपुल नहाया। विपुल ने क्या किया है, नहाने का काम किया है, नहाना। ठीक है, नहाना, नहा क्या है, नहा एक मूल धातु है, नहा क्या है, एक मूल धातु है। लेकिन इसमें हम जब ना जोड़ेंगे नहाना तो यह क्या बन जाएगा, क्रिया बन जाएगा। क्या यह शब्द, यह वाक्य जो हमें, यह शब्द हमें क्या दर्शा रहा है कि नहाने का कार्य हो रहा है, नहाने का कार्य हो रहा है। अन्य उदाहरण आप भी बनाने का प्रयास करिए, आप भी बनाने का प्रयास करिए, है ना।
आप भी बनाने का प्रयास करिए। जैसे प्रीति चलो, प्रीति से क्या बोला जा रहा है कि चलो अब बहुत हुआ, अब हमें घर भी चल रहा, ठीक है। प्रीति चलो, चलना क्या होगा, एक कार्य हो गया, एक कार्य हो गया। और उदाहरण आप बनाइए। देखिए राजा, राजा राजा भागा, राजा भागा जब प्रजा ने उसको दौड़ाया मारने के लिए, क्योंकि प्रजा उसके कार्यवाही से संतुष्ट नहीं थी, प्रजा उसके शासक से, उसके शासक समय से खुश नहीं थी, वो चाहते थे कि कोई और आए, इसलिए सभी ने मिलके एक विद्रोह किया और राजा को अपनी गद्दी छोड़ के भागनी पड़ी। छोटी सी कहानी भी बन गई। राजा भागा, राजा ने क्या किया, भागने का कार्य किया। क्या भागने के बाद कुछ और भी कार्य किया है क्या? एक ही क्रिया तो यहाँ पे आपको दिख रही है। बोलेंगे हाँ भैया एक ही क्रिया दिख रही है, और जब एक क्रिया हो वाक्य में तो वो किसकी पहचान होगी, सामान्य क्रिया की पहचान होगी। इतनी बात आपको मैंने सामान्य क्रिया के संदर्भ में मैंने आपको बताई। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन ढंग से आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, देख लीजिए यही था सामान्य क्रिया, कुछ विशेष नहीं, बड़े आराम से कि जिस वाक्य में एक क्रिया हो वह क्या कहलाएगा, सामान्य क्रिया कहलाएगा। और हमने बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से देखे, बिल्ली भागी, विपुल नहाया, प्रीति चलो, राजा भागा, है ना। और भी आप बहुत सारे प्रयास करिए बनाने का। जैसे राजा होगा तो एक रानी भी होगी। जब राजा को लोग दौड़ाए मारने के लिए तब रानी सो रही थी। जब भाग गया अपना साम्राज्य छोड़ के तब रानी सो के उठी। और रानी ने क्या कार्य किया है, रानी ने उठने का कार्य किया है। क्या कार्य किया है, रानी उठने का कार्य किया। उठी, उठना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया, रानी उठी। अब बोलेंगे इस वाक्य में एक ही क्रिया तो दिख रही है हमें, एक ही क्रिया तो हमें दिख रही है। रानी क्या की है, उठी है। क्या की है, रानी उठी है। ठीक है, आ जाइए, आइए देखिए, चलिए आगे चलिए और हम बहुत ही आराम से प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के दूसरे भेद को हम पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य क्रिया उम्मीद करता हूँ बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा, आप सीख लिए होंगे सामान्य क्रिया। ठीक है, चलिए दूसरा भेद हमने मित्र क्या लिखवाया था आपको, हमने दूसरा भेद आपको क्या लिखवाया था, हमने आपको दूसरा भेद क्या लिखवाया था बताइएगा। हमने आपको दूसरा भेद क्या लिखवाया था, हमने आपको दूसरा भेद क्या लिखवाया था बताइएगा। हमने आपको दूसरा भेद लिखवाया था, बोलेंगे सर याद है, पूर्वकालिक क्रिया। ओ याद आ गया, याद आ गया। बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। क्या लिखवाया था, पूर्वकालिक क्रिया। क्या होता है पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है बताइएगा। जिस वाक्य में लिखेंगे परिभाषा, साथ साथ लिखेंगे, जिस वाक्य में एक कार्य के बाद तुरंत दूसरे कार्य का, देखेंगे तुरंत दूसरे कार्य का होना पाया, तुरंत दूसरे कार्य का होना पाया जाए। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है मित्र, कि वह क्रिया है ना, जिस वाक्य में एक कार्य के बाद, परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, कि जिस वाक्य में एक कार्य के बाद तुरंत दूसरे कार्य का होना दर्शाया जाए। यानी जहां एक कार्य हो और उसके बाद तुरंत हमें यह पता चले कि उस वाक्य में दूसरा कार्य भी हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी जिस वाक्य में एक कार्य के बाद तुरंत ऑन द स्पॉट दूसरा कार्य हो, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ परिभाषा आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ परिभाषा समझ चुके होंगे। और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हम उदाहरण का अभ्यास करेंगे और बेहतरीन ढंग से पूर्वकालिक क्रिया को भी सामान्य क्रिया की भांति समझेंगे। ठीक है, जैसे लिखते हैं वह चाय पीकर आया, मेहमान नवाजी करवाया, चला गया। कह रहा है वह चाय पीकर चला गया, वह चाय पीकर चला गया, वह चाय पीकर चला गया। वह कौन है, कर्ता है। वह कौन है,
करता है। उम्मीद करता हूँ करता, और आपको अब कर्म क्रिया बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप चीजें समझ लिए होंगे, कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, वह चाय पीकर चला गया। वह आया, पहले उसने चाय पिया, पहला कार्य किया उसने क्या, चाय पीने का। पहला कार्य इस वाक्य में क्या हो रहा है, वह चाय पीकर चला गया। वह आया घर पे, मेहमान नवाजी के तौर पे उसने चाय पिया। उसने पहला कार्य क्या किया, चाय पिया। और जैसे ही चाय उसने पी ली, जैसे ही चाय उसने पी ली, वह उठा और वहां से चल दिया, चला गया। चाय पिया, चला गया। पीना क्या हो गया, पीना क्या हो गया, पहला कार्य हो गया, पहला कार्य हो गया। चला गया क्या हो गया हमारा, ये हमारा दूसरा कार्य हो गया। देखिए अब इस वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं कि नहीं, इस वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं कि नहीं मित्र बताएंगे। वह चाय पीकर, पीना, पीना और चलना, पीना और चलना, इसमें कौन कौन से दो कार्य हुए हैं, पीने का काम हुआ है और क्या काम हुआ है, चलने का काम हुआ है। क्या हुआ, इस वाक्य में दो कार्य, एक कार्य के बाद तुरंत दूसरे का होना यहाँ पे पाया गया है। वह चाय पीकर चला गया। ठीक है, वह चाय पीकर चला गया। आ जाइए कहाँ पे दोस्तों, ठीक है, उसको मिटाते हैं और अन्य उदाहरण के माध्यम से प्रयास करते हैं चीजों को सीखने का। देखते हैं, आइए अन्य उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे दूसरा लेते हैं, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं मित्र, आप भी प्रयास करके स्वयं लिखने का, है ना, आप भी प्रयास करिए स्वयं लिखने का। जैसे ये नहीं लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, लिखते हैं। जैसे कवि ने कविता पढ़कर सुनाई, एक अच्छा मित्र, कवि ने कविता पढ़कर, कवि ने कविता पढ़कर सुनाई। ठीक है, कवि ने कविता पढ़कर सुनाई। कवि ने पहला कार्य क्या किया यहाँ पे, कविता पढ़ा, पहला कार्य क्या किया यहाँ पे। अब हम देखेंगे इसको और बेहतरीन समझने के लिए हम इसको चाहेंगे तो दो अलग अलग वाक्य के रूप में भी लिख सकते हैं, दो अलग अलग वाक्य के भी रूप में लिख सकते हैं। और हर वाक्य में अपना एक कर्ता होता है, अपना एक क्रिया होता है। ठीक है, अपना एक कर्ता होता है, अपना एक क्रिया होता है। ठीक है, तो कवि ने कविता पढ़ा, देखो पहले हम समझने की, कवि ने माफ करिएगा थोड़ा सा कुछ बच्चे आ चुके हैं। कवि ने कविता पढ़ा, आप खुद ही देखेंगे, आप खुद ही पकड़ेंगे इसमें दो कार्य हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और कवि ने कविता सुनाई। अब हम अगर अलग अलग रूप में इस वाक्य को पढ़ेंगे तो कवि ने कविता पढ़ा, कवि ने कौन सा कार्य किया है, कविता पढ़ने का कार्य किया। पढ़ना क्या हो गया, एक कार्य हो गया। उसके बाद दूसरे वाक्य, अगर दूसरे वाक्य के रूप में देखें तो कवि ने कविता पढ़ा, सुनाई, उसने दूसरा कार्य क्या किया, सुनाने का कार्य किया। कार्य इसमें भी हो रहा है, कार्य इसमें भी हो रहा है, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया में एक कार्य के बाद मतलब इन्हीं को हम मर्ज कर देते हैं, इन्हीं को हम मिला देते हैं। और ये मिला के तो मैंने लिखा है, कवि ने कविता पढ़कर सुनाई। कवि ने पहला कार्य कौन सा किया, पढ़ने का कार्य किया, और दूसरा कार्य कौन सा किया, कवि ने सुनाने का कार्य किया। दूसरा कार्य उसने क्या किया है, कवि ने कविता पढ़कर सुनाई। और हम इस बात को मैंने प्रूफ किया, इस बात को मैंने इसमें साबित किया कि इसमें दो कार्य हो रहे हैं, और दो कार्य होने के लिए मैंने इन वाक्यों को तोड़ के दो भागों में लिखा। जब हम दो अलग अलग वाक्य पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हर एक वाक्य में अपना कर्ता होता है, अपना कर्म होता है, अपना अलग क्रिया होता है। इसमें भी कवि क्या है, कर्ता है, कविता क्या है, कर्म है, पढ़ा क्या नहीं, पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। इसमें भी कवि कर्ता है, कविता कर्म है, और सुनाई देना यानी उसने सुनाने का कार्य किया। क्या है हमारा, क्रिया है। क्या है हमारा मित्र, क्रिया है, सुनाना। मैंने बस आपको इस बात को साबित करने के लिए इस वाक्य को मैंने दो खंडों में तोड़ा, बताया कि दोनों में ही तो कार्य है, पढ़ना सुनाना दो कार्य है कि नहीं। इसको मैंने मिला के लिखा, और कवि ने कविता पढ़कर सुनाई। कवि ने पहला कार्य क्या किया, कवि ने कविता पढ़ा, उसके बाद उसने दूसरा कार्य क्या किया कि पढ़ा, और उसके बाद उसको सुनाया। पढ़कर सुनाया, पहले पढ़ा पहला कार्य, दूसरा सुनाया दूसरा कार्य। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूर्वकालिक क्रिया को समझ लिए होंगे, पूर्वकालिक क्रिया को समझ लिए होंगे। पूर्वकालिक क्रिया यानी वह क्रिया जिसमें एक कार्य के बाद तुरंत दूसरे का होना दर्शाया जाए, तुरंत दूसरे कार्य का होना पाया जाए, वही मित्र पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उम्मीद करूंगा बेहतरीन ढंग से आप ये चीज समझोगे। आ जाइए देखते हैं अब तीसरा उदाहरण,
तीसरा अब हम भेद पढ़ते हैं, ठीक है। और तीसरा और अंतिम भेद रखने वाले हैं प्रयोग एवं संरचना के आधार पे क्रिया के जो मैंने 6 भेद बताए, उन 6 में से हम 3 भेद को क्रिया पार्ट 3 के क्लास में बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखते हुए खत्म करेंगे, है ना। तो आ जाइए देख लीजिए तीसरा भेद क्या है। तीसरा भेद है मित्र संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या है? जिस वाक्य में एक कार्य हेतु, जिस वाक्य में लिखेंगे साथ साथ मित्र कि जिस वाक्य में एक कार्य हेतु, जिस वाक्य में एक कार्य हेतु एक से अधिक, जिस वाक्य में एक कार्य हेतु एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग हो, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। हमने पढ़ लिया अच्छे से कि जिस वाक्य में एक कार्य हेतु एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग, बहुत सिंपल सी बात है कि किसी वाक्य में एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद यानी एक से अधिक क्रिया शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। अब जिस बहुत सारे, अभी हमने पिछले में कुछ पढ़ा था कि किसी वाक्य में 2 कार्य थे, लेकिन यहाँ पे एक कार्य हेतु यहाँ पे 2 कार्य होंगे, एक कार्य हेतु यहाँ पे क्या होंगे? 2 कार्य होंगे, है ना। आइए हम उन उदाहरणों को लिखने का प्रयास करते हैं, समझते हैं, जिससे हम संयुक्त क्रिया को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से सीख पाए। संयुक्त क्रिया क्या कि जिस वाक्य में एक कार्य हेतु एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग किया जाए, एक से अधिक क्रियापद हो, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा समझ में आएगा तो मैं तो वादा करता हूँ पूरा तब समझ में आएगा जब मैं इसको उदाहरण आपको सिखाऊंगा। उदाहरण के माध्यम से संयुक्त क्रिया पहचान करने का, समझने का, सीखने का तरीका बताऊंगा उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। इतना देख लीजिए, इतना देख लीजिए। और पहला देखिए क्या हो सकता है। पहला उदाहरण सोचिए और आप भी लिखने का, क्या करिए, लिखने का प्रयास करिए। जैसे वह मुझे मार डालेगी, वह मुझे मार डालेगी, वह मुझे मार डालेगी। देखिए वह मुझे मार डालेगी, और इसमें 2 क्रियापद प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में 2 क्रियापद प्रयोग हुआ, आपको खोजना है। और क्रिया की पहचान, क्रिया को खोजना मैंने कैसे बताया था, बताइएगा। बताया था ना कि मूल धातु की सहायता से ही हम किसी वाक्य में क्रिया को खोजेंगे, क्योंकि कहीं भी किसी भी वाक्य में जरूरी नहीं कि क्रिया ना के साथ ही मौजूद हो, मूल धातु में ना के साथ ही मौजूद हो, वह प्रत्यक्ष रूप से भी मौजूद हो सकता है। तो आपको क्रिया कैसे खोजनी है? वाक्य में मूल धातु को खोजते हुए आपको उसमें क्रिया को पहचान करनी है। मूल धातु जब वहां मिल गया तो उसमें आपको ना जोड़ना है, फिर क्रिया बन जाएगा। वह मुझे मार डालेगी। इस वाक्य में 2 क्रियापद हैं। पहला क्या है? मारना, दूसरा क्या है? डालना, ठीक है। मारना और डालना, यहाँ पे इस वाक्य में 2 क्रियापद का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वह मुझे मार डालेगी, ठीक है। इसमें मार क्या है? इसमें मार क्या बोलेंगे? इसमें मार क्या है? मूल धातु है, ठीक है। डाल क्या है? यहाँ पे एक मूल धातु है। इसमें ना जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्रिया बनेगा, इसमें ना जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्रिया बनेगा, ठीक है। वह मुझे मार डालेगी। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, दूसरा उदाहरण के माध्यम से हम प्रयास कर सकते हैं। वह हिंदी, चलिए वह हिंदी, माफ करिएगा, वह हिंदी, जैसे ऊपर वह हिंदी, ठीक है, बोल सकता है। माफी चाहता हूँ, वह हिंदी, उम्मीद करता हूँ इतना दिख रहा होगा आपको। वह हिंदी बोल सकता है। वह हिंदी क्या कर सकता है? वह हिंदी बोल सकता है। इस वाक्य में कौन से 2 कार्य हुए बताइएगा? इस वाक्य में 2 कौन से कार्य हुए? वह हिंदी बोल सकता है। बोलना क्या हो गया? पहला कार्य, दूसरा सकना, क्या है? सकना। इसमें दूसरा कार्य हुआ। पहला कार्य बोलना, इसमें 2 क्रिया हुई कि नहीं? 2 क्रिया शब्दों का इस्तेमाल हुआ कि नहीं? क्या है? 2
पहला है बोलना, दूसरा है सकना। ठीक है, एक कार्य हेतु ना, हिंदी के बोलने जाने की बात हुई है ना इसमें, वह हिंदी बोल सकता है। एक कार्य हेतु जब दो क्रियापद का प्रयोग हो, एक कार्य हेतु जब दो क्रियापद का प्रयोग हो, इसमें दो क्रियापद क्या है, बोलना और सकना। जब दो क्रियापद का प्रयोग हो किसी वाक्य में तो किसकी पहचान होगी, संयुक्त क्रिया की पहचान होगी। किसकी पहचान होगी, संयुक्त क्रिया की पहचान होगी, है ना। अन्य उदाहरण लेते हैं, अन्य उदाहरण लेते हैं, मैं इसको मिटाऊंगा। अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वह अपना काम स्वयं कर सकता है, वो अपना काम स्वयं कर सकता है, वो अपना काम स्वयं कर सकता है। अब इस वाक्य में एक कार्य के लिए, काम करने के लिए दो क्रियापद का प्रयोग हुआ। एक होगा करना, एक होगा करना, दूसरा फिर वही क्या आ जाएगा हमारा, सकना। ठीक है, करना सकना दो क्रियापद इस वाक्य में भी प्रयोग हुए हैं। इस वाक्य में भी दो प्रयोग हुए, तो मित्र ये क्या बनेगा, ये भी हमारा किसका पहचान होगा, ये भी हमारा किसका उदाहरण होगा, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया का। उम्मीद करता हूं बेहतरीन ढंग से प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के जो मैंने अब तक आपको तीन भेद पढ़ाए, पहला सामान्य क्रिया, दूसरा पूर्वकालिक क्रिया और तीसरा संयुक्त क्रिया, बेहतरीन ढंग से आप समझे होंगे, सीखे होंगे। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ बताएगा इसमें कोई डाउट, कोई शंका, ठीक है, कोई लघु शंका, कोई बड़ा शंका, जो आपको चीजें न समझ में आ रही हो कमेंट करिएगा, मैं कमेंट देखूंगा। जेन्युइनली अगर कमेंट होगा तो मैं अगले वीडियो में इस बात का जवाब देते हुए आपसे मिलूंगा। ठीक है मित्र, आप भी जरा अपने से स्वयं तरीके से उदाहरण बनाने का प्रयास किया कीजिए, चीजों को देखने का प्रयास किया कीजिए, आप भी उदाहरण बनाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान से। हिंदी व्याकरण एक ऐसा विषय है कि एक दूसरे से सारे इसमें जो चैप्टर्स हैं कनेक्ट इस प्रकार हैं कि पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, पहले दिन ही मैंने बताया था कि हम बीच से नहीं पढ़ सकते। अगर शुरुआत हमें करनी है तो हमें शुरू से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। बीच से पढ़ेंगे चीजें हमें उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगी। अगर व्याकरण हम थोड़ा सा गंभीरता रूप से पढ़ें तो व्याकरण बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही वैज्ञानिक कहा गया है इसके बारे में, व्याकरण के बारे में, कि व्याकरण एक वैज्ञानिक सटीक विषय है। अगर हम चीजों उस हिसाब से देख चले, आज के समय में विद्यालयों में ये देखा गया है कि हिंदी को उतना लाइटली नहीं लिया जाता, हिंदी को उतना गंभीरता से नहीं लिया जाता। अन्य विद्यालय में मैथ फिजिक्स के एक सप्लीमेंट टीचर रहते हैं, 1 से 2 टीचर्स, 3 टीचर्स रहते हैं, बट हिंदी एक टीचर से निपटा दिया जाता है। क्योंकि आज के समय में जो टीचर्स हैं, विद्यालय ऑफलाइन टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने मैनेजमेंट की भी इसमें मैं गलती नहीं, तो उन्होंने हिंदी को इस हिसाब से सेट कर दिया है कि केवल ऊपर ही ऊपर बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हमारे समय में हमको किसी ने क्रिया नहीं पढ़ाया था, हमको किसी ने संज्ञा नहीं पढ़ाया था, हमको किसी ने सर्वनाम नहीं पढ़ाया था, हमको बस एक सामान्य हिंदी जो कहानी वाली बुक होती है हमें वो पढ़ाया गया था, हम लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखवाया गया था। जो जब मैंने तैयारी के दौरान अपने कदम रखा कंपटीशन की दुनिया में, तो ये तक नौबत आ जाती है अच्छे अच्छे बच्चों को क ख ग लिख के पढ़ना पड़ता है। अगर ये चीज क्लास 6-7 से बताती हुई आई जाए तो फिर हमें ज्यादातर 90% बच्चे ऐसे होते हैं, 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादातर किसी भी नौकरी की तलाश में रहते हैं, चाहे उनको एक लेखपाल की नौकरी मिल जाए, चाहे यूपीएसआई पोस्ट, चाहे सिपाही यूपी कांस्टेबल की पोस्ट मिल जाए। और आप जब एसएससी जैसे चीजों की हम तैयारी करते हैं, जब आप इन चीजों की तैयारी में कदम रखते हैं तो हिंदी जैसे चीजों को हमें देखने का मौका मिलता है उस दौरान। और हिंदी क्या है, इसकी लेवल क्या है, क्लास 6-7 की चीजें ये है। लेकिन आज के समय में यह एक सामान्य हिंदी का सिलेबस बना हुआ है एसएससी, जीडी, यूपी पेट जैसे परीक्षाओं में। तो आप गंभीरता से इसको पढ़िए, सीखिए। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन ढंग से आज की इस क्लास को सीखे होंगे, समझे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप जो कुछ भी मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से आज समझ लेंगे, सीख लेंगे। तो मित्र धैर्य के साथ, इसी पेशेंस के साथ, अब विलंब नहीं होगा, वीडियो समय से आप तक पहुंचेगा। क्रिया पार्ट 4 हम इसका लाएंगे अगले क्लास में, और जहां हम क्रिया को संपूर्ण रूप से खत्म कर रहे होंगे। और मित्र इतना मैं आपसे वादा करता हूं, जब हम क्रिया पढ़ रहे होंगे तो आप बेहतरीन ढंग से अपने मस्तिष्क में क्रिया की एक अच्छी समझ स्थापित कर चुके होंगे, अच्छे लेवल पे, अच्छे पैमाने पे आप क्रिया को समझ पा रहे होंगे।
ठीक है। तो चलिए आज के इस अंतिम क्लास में आप सभी को, ठीक है, मैं विदाई देना चाहता हूँ। आप अब इस क्लास को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अपने क्रिया पाठ से उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन ढंग से समझोगे। चलिए बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और जिंदगी है मस्ती करते हुए सारी चीजों को करिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।